केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए एक विशेष इंटरव्यू में मौजूदा समय के सबसे अहम संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी और विपक्ष के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। अमित शाह ने सबसे पहले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोलते हुए कहा कि यह देश में शासन की मर्यादा बनाए रखने और लोकतंत्र की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए जरूरी कदम है। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में दोषी पाए जाते हैं और उन्हें 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है और वे 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से हटना होगा। शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए सवाल किया कि क्या देश जेल से चलाया जा सकता है? क्या कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जेल से आदेश देगा और अधिकारी उसका पालन करेंगे? यह सोच न केवल अव्यावहारिक है बल्कि लोकतंत्र का अपमान भी है। शाह ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए 2013 की घटना को याद दिलाया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोषी सांसदों को बचाने के लिए एक अध्यादेश लेकर आए थे। उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उसे सार्वजनिक मंच से फाड़ दिया था और नैतिकता की दुहाई दी थी। लेकिन अब वही कांग्रेस और उनके सहयोगी 130वें संविधान संशोधन का विरोध कर रहे हैं। शाह ने व्यंग करते हुए पूछा कि अगर उस समय अध्यादेश फाड़ना नैतिकता थी तो अब जेल में रहकर भी पद पर बने रहने का समर्थन करना कौन सी नैतिकता है? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस कानून के दायरे में अपने पद को शामिल करने पर जोर दिया है ताकि किसी को पक्षपात का अवसर न मिले। संसद में हाल के हंगामों पर शाह ने कहा कि विपक्ष का रवैया पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में चर्चा और वोटिंग का अधिकार सबको है, लेकिन संसद को शोरगुल और हंगामे का अखाड़ा बना देना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए दोषी नेताओं को बचाने की कोशिश करती रही है और अब विपक्ष में रहते हुए देश के कानून को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोलते हुए शाह ने एनडीए उम्मीदवार और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति पूर्व से, प्रधानमंत्री उत्तर और पश्चिम से हैं तो यह स्वाभाविक है कि उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राधाकृष्णन का नाम 2026 के तमिलनाडु चुनाव से जोड़ना पूरी तरह गलत है। शाह ने राधाकृष्णन के लंबे और बेदाग राजनीतिक करियर का उल्लेख करते हुए कहा कि वे 2 बार सांसद रह चुके हैं, भाजपा तमिलनाडु के अध्यक्ष रह चुके हैं और झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राज्यपाल की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस से जुड़ाव कोई नकारात्मक पहलू नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी संघ से जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं भी जुड़े हैं, इसे कमी मानना गलत है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर उठ रहे सवालों पर भी शाह ने कहा कि धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। उनका इस्तीफा पत्र स्पष्ट है जिसमें उन्होंने खुद स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है और प्रधानमंत्री समेत सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है। शाह ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हाउस अरेस्ट वाली बातें पूरी तरह भ्रामक और राजनीति से प्रेरित है। बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पर भी शाह ने विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेड्डी की 2011 की टिप्पणी ने नक्सलवाद को 2 दशक और जिंदा रखा। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था, जबकि वह आदिवासियों की आत्मरक्षा, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का साधन था। शाह ने आरोप लगाया कि उस फैसले के बाद सुरक्षा बलों को कई इलाकों से हटाना पड़ा, जिससे नक्सली दोबारा सक्रिय हो गए और सैकड़ों निर्दोष आदिवासी हिंसा का शिकार बने। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि आखिर उन्होंने ऐसे व्यक्ति को क्यों उम्मीदवार बनाया जिसकी टिप्पणी से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया और जो देश की आंतरिक सुरक्षा पर नकारात्मक असर डाल चुकी है। कुल मिलाकर अमित शाह ने इस इंटरव्यू में विपक्ष को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि उनकी राजनीति पूरी तरह अवसरवाद और दोहरे मापदंड पर आधारित है। उन्होंने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी बताया।
उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में जोरदार समर्थन किया। धनखड़ के इस्तीफे को स्वास्थ्य कारणों से बताया और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। शाह का यह इंटरव्यू स्पष्ट संकेत देता है कि आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव और संसद में होने वाली बहसें न केवल राजनीतिक टकराव बल्कि संवैधानिक मूल्यों की परीक्षा भी होगी।